नाज़रीन मोहतरम, ये उस मुजाहिद की कहानी है जिसने अपने वतन की मिट्टी के लिए दियारे गैर में अपना सारा वक्त गुजार दिया। इस कहानी की मैं आपको कम अज कम 35 किस्तें सुना चुका हूँ। अब इसका एंड बिल्कुल करीब है, लेकिन जो वाकयात, जो हालात गुजर रहे हैं, उन्हें पढ़ते हुए मेरा हौसला नहीं पड़ रहा कि मैं इसे आगे पढूं, क्योंकि कोई भी इंसान जो वतन से मोहब्बत करता है, जो अपनों से दूर होता है, जिसके माँ बाप बहन भाई उससे कोसों दूर होते हैं और वो उनकी जुदाई अलहदा बर्दाश्त करता है और दियारे गैर में मुसीबतें अलहदा झेलता है, और जब उस पर कोई ऐसा वक्त आ जाता है जहाँ पे सिवाय अल्लाह के उसका कोई हामी नासिर नहीं होता, तो उस पर क्या गुजरती है ये वही जानता है, या वो लोग जान सकते हैं जो तन्हाई में दियारे गैर में जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, हमारे लिए इन गुमनाम हीरोज ने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं कि हम एक लम्हे का भी इन्हें बदला नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी जितना हो सके हमें इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार रहना चाहिए और इनके लिए हमेशा दुआ करनी चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, 35वीं किस्त में आप सुन चुके हैं कि खान का राज खुल जाता है। जब खान स्टार्ट में आता है तो उसे एक राह की एजेंट मिलती है जिसका नाम सुलोचना होता है, जिसे वो रेलवे लाइन के पार धक्का देकर भाग आता है। अब बदकिस्मती से वही सुलोचना उसे आ मिलती है। उसके बाद क्या होता है अब आगे सुनिए। रजनी, तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, सुलोचना ने धमकी दी। ये बात तो रमा वाज़िया तौर पर महसूस कर सकती थी कि रजनी बहर सूरत अरुण को बचाना चाहती है, वरना वो उसका नाम गलत न बताती, ना ही इस तरह वक्त को टालती। मैं लिबास तब्दील कर लूं कहकर वो सुलोचना की कोई बात सुने बगैर उस कमरे में चली आई थी जहां रमा मौजूद थी। मौसी शायद किसी साथ वाले क्वार्टर में गई हुई थी, वरना अब तक वो यहाँ जरूर आ जाती। दूसरे कमरे में रमा को देखकर उसने अपना निचला होंठ दांतों तले दबाया, फिर बड़ी बावकार चाल चलती हुई उसकी तरफ आई। उसने अपने मुंह पर उंगली रखकर इशारा कर दिया था कि वो अपनी जुबान बंद रखे ताकि उसकी वहां मौजूदगी का सुलोचना को इल्म न हो सके। 2 कदम मजीद आगे बढ़कर वो रमा से लिपट गई। रमा मेरी दोस्त, उसे रमा के कान के नजदीक मुंह करके सिसकारी भरी। वक्त बहुत कम है, सिर्फ मेरी बात गौर से सुन लो। मुझे नहीं मालूम वो कौन है कौन नहीं, बस वो मेरा भाई था। रमा, एक रोज उसने कहा था मुमकिन है मुश्किल हालात में मैं उसे पहचानने से इनकार कर दूं। अगर जिंदगी में कभी अरुण भैया से मुलाकात हो जाए तो उसे बता देना कि उसकी राजपूत बहन ने उसे मरते दम तक नहीं भुलाया था। रमा, मैं तुम दोनों की मोहब्बत पर कुर्बान होने जा रही हूँ, इस उम्मीद पर कि तुम भी इस मोहब्बत का भरम रखोगी। रमा, एक ना एक रोज ये लोग तुम तक पहुंच जाएंगे और वो जिंदगी मौत से बदतर होगी। अगर मरना ही है तो अरुण भैया की मोहब्बत पर मर जाओ। उसने रमा का बोसा लिया और नजदीकी अलमारी की तरफ बढ़ गई। रमा की कुव्वत समात तो अभी तक जिंदा थी, लेकिन कुव्वत गोयाई स्लिप हो चुकी थी। अब तक जाने कितनी हिचकियां उसके हल्क में दम तोड़ चुकी थी। उसने रजनी से बहुत कुछ कहना चाहा, लेकिन कुछ न कह सकी। एक फांस सी उसके हल्क में अटक कर रह गई। उसके देखते ही देखते रजनी ने अलमारी से अपना सर्विस पिस्तौल निकाला, उसके चैम्बर में गोलियां लोड की और दूसरे कमरे में पहुंच गई। उसके हाथ में इस तरह पिस्तौल देखकर सुलोचना अपनी जगह मुंजमिंद होकर रह गई। कैप्टन सुलोचना, उसने पिस्तौल सीधा करते हुए कहा, मैं जानती हूं कि तुम झूठ नहीं कहोगी, तुम अपने काम की माहिर हो। अगर मैंने अरुण कुमार को गिरफ्तार भी करवा दिया तो भी तुम मुझे जिंदा दरगोर कर दोगी। मैं राजपूत लड़की हूं मिस सुलोचना, किसी तफ्तीशी मरकज में तुम्हारे सुधाए हुए कुत्तों से अपना जिस्म चिवाने से मर जाना मेरे लिए ज्यादा मौजू है। कैप्टन सुलोचना, मैं मरते दम तक झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे इल्म नहीं था कि मेरा भाई पाकिस्तानी जासूस है। अगर इल्म हो भी जाता तो भी मैं उसे तुम्हारे हाथों गिरफ्तार न करवाती, लेकिन वतन से गद्दारी का मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। और हाँ कैप्टन सुलोचना, तुम ही शायद एक ऐसी हस्ती हो जिससे मेरे भाई को खतरा लाहक है। मैं अपने साथ ही ये कहानी भी खत्म कर देना चाहती हूँ कैप्टन सुलोचना, वो शेरनी की तरह धाड़ी। तुम्हें भी मेरे साथ ही मरना होगा, हाँ तुम्हें, ताकि ये रात तुम्हारे साथ ही हमेशा के लिए दफन हो जाए। एक लम्हे के लिए रुक कर उसने पिस्तौल वाले हाथ को हरकत दी। ज्यादा होशियारी न दिखाना कैप्टन, अपनी जगह बैठी रहो। उसने महसूस किया था कि शायद सुलोचना के जिस्म में हरकत हुई है। सुलोचना अपनी जगह दोबारा जम कर रहेगी। उसे ये लड़की इस लम्हे काली का कोई रूप दिखाई दे रही थी। उसने सोचा ये औरत अपनी जान देने जा रही है, वो उसकी जान भी ले सकती है। सुलोचना, तुम मेरी इस बात का मतलब नहीं समझ सकोगी, क्योंकि तुम इस रिश्ते को समझ ही नहीं सकती जो मेरे और उसके दरमियान इस्तवार हो चुका था। और हाँ, मरने से पहले ये भी जान लो कि मैंने तुम्हें उसका एड्रेस भी गलत बताया है। अब से कोई आध घंटा पहले वाली फ्लाइट में वो दिल्ली से जा चुका है। तुम इसकी गर्द को भी अब नहीं पा सकोगी। रजनी, सुलोचना अपनी जगह बैठी बैठी चीखी। गुस्से से उसके जबड़े बाहर निकल रहे थे। उसने अपने दांत दांतों पर सख्ती से जमा दिए थे। शट अप, रजनी चलाई। पिस्तौल सीधा करते हुए उसने सुलोचना पर बहुत नजदीक से 3 गोलियां फायर कर दी।
तीनों गोलियां सुलोचना के सर पर लगी थी। उसको ज्यादा तड़पने की मोहलत भी नसीब न हुई थी। उसके साथ ही उसके हाथ का रुख बदला और रमा की समात एक और धमाके से लर्ज कर रह गई। रजनी ने अपने हाथों अपनी जान भी ले ली थी। रमा के दिल पर जैसे किसी ने आरा चला दिया था। उसने एक लम्हे के लिए दूसरे कमरे में झांका, फिर दीवानावार बाहर को भागती चली गई। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में करीबन सभी अहम शख्सियात एक गोल मेज के गिर्द विराजमान थी। उनके सामने एक फाइल में मुख्तलिफ खतूत की फोटोस्टेट मौजूद थी, जिनके साथ एक खसूसी नोट अलग से लिखा गया था, जिसमें बताया गया था कि ये इंटेलिजेंस के मायानाज एजेंट आबिद खान की हासिल करता वो फाइल है जो उसने गद्दार बंगाली कर्नल से छीन कर अपने कब्जे में ली और फिर मनोहर लाल कंवर नाम ने अपनी जान पर खेल कर ये रिपोर्ट सरहद पार तक पहुंचाई थी। खान ने बंगाली कर्नल को जहन्नम रसीद करने के फौरन बाद ही इन लोगों से राब्ता कायम किया था और अगले ही रोज दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में मनोहर लाल ने उससे कागजात वसूल करके सरहद पार पहुंचा दिए थे। उस फाइल में जो राह ने बंगाली कर्नल को अपना रोब जमाने के लिए मुताले को दी थी, राह के मुख्तलिफ एजेंटों की रिपोर्टें मौजूद थीं, जिनके जरिए बंगाली कर्नल को यह बावर करवाया जा रहा था अगर उसके जहन में कोई शक व शुबा मौजूद हो तो इस फाइल के मुताले के बाद वो खत्म हो जाए और वो जी जान से अपने नए मालिकों के साथ वफादार हो जाए। इन खतूत के जरिए दुश्मन के अज़ाइम बेनकाब हो गए थे। आबिद खान की इस रिपोर्ट ने इन लोगों के शुबहात को यकीन में बदल दिया था। गो कि वो इससे पहले दुश्मन की मुकम्मल प्लानिंग की रुदात भी जो उसने मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश में बदलने के लिए तैयार की हुई थी अपने मुल्क में पहुंचा चुका था। लेकिन इस फाइल में राह के मुख्तलिफ एजेंटों के खतूत ने इन लोगों को बावर करवा दिया था कि बगावत सारे मशरकी पाकिस्तान में फैल चुकी थी। सब लोग बारी बारी फाइल में लगे खतूत पढ़ रहे थे। टॉप सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सिर्फ उसी के लिए जिससे ये मुतल्लक है। हस्बे हुक्म मैंने वाइट फ्लावर से राब्ता कायम किया था। हमारी मुलाकात स्टेशन नंबर 5 पर हुई। फ्लावर यहाँ एक पनागाह में छुपा हुआ है। उसने इस बात का यकीन दिलाया है कि अगर उसे मतलूबा रकम यानी 2 लाख रुपया मकामी करेंसी पहुंचा दी जाए तो वो इर्द गिर्द के देहातों से कम अज कम 1000 कारकुन मुक्ति बहानी के लिए फराम कर सकता है। मैंने उसे यकीन दहानी करवा दी है कि किसी भी मुश्किल वक्त हम उसे हर मुमकिन इमदाद मुहिम पहुंचाएंगे और जरूरत पड़ने पर उसे सरहद पार बिछाना होगा। वाइट फ्लावर ने मेरे लिए बहुत काम किया है। इसकी खास कमजोरी औरत और शराब से मैं भरपूर फायदा उठा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा कोड मैसेज मिल चुका होगा। 2 लड़कियां फौरन उस तरफ रवाना कर दें। मैंने इस बात का खास तौर से एहतमाम किया है कि अगर वाइट फ्लावर हमारे लिए खतरा बनने लगे तो उसे किसी भी गैर महसूस तरीके से मरवा दिया जाए। C1 की तरफ से भेजा हुआ पहला पार्सल कल मिल गया था। मैंने असला तकसीम करवा दिया है और इन लोगों को खुसूसी हदायत की हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा गैर बंगालियों का कत्लेआम करें ताकि पाकिस्तानी फौज मजबूर होकर छावनी से बाहर निकल आए और उसका बंगालियों से बराह रास्त टकराव हो जाए। ऐसे बहुत सारे खत थे जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस पढ़ रही थी, जो इंडियन एजेंटों की तरफ से अपनी हुकूमत को भेजे गए थे और उस फाइल में दर्ज थे जो खान ने पिछले दिनों बंगाली कर्नल से लेकर पाकिस्तान पहुंचाई थी। इस फाइल के साथ एक और फाइल भी इन लोगों के सामने धरी थी जिसमें भारतीय वजीर आजम मिसेस इंदिरा गांधी के वो बयानात और तकरीरें थी जिनमें उसने दुनिया भर को चीख चीख कर ये बताया था कि पाकिस्तानी फौज बंगालियों का कत्लेआम कर रही है और भारत पर जबरदस्ती जंग मुसल्लत की जा रही है। इस फाइल के साथ एक तीसरी फाइल में जो भारतीय इंटेलिजेंस राह की हेत तरकीबी और उसके मशरकी पाकिस्तान में शुरू होने वाले ऑपरेशन से मुतल्लक थी, पहले ही हिस्सा पे एक नक्शा चिस्पा किया गया था। उस नक्शे में भारत की इस हाल ही में कयाम पाने वाली इंटेलिजेंस के तरीक़ेकार और कार परवाज उनके ओहदों की निशानदही की गई थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि इस गनौनी मुहिम की बराह रास्त कमान भारतीय वज़ीर आज़म कर रही है, जो भारतीय इंटेलिजेंस राह की बराह रास्त निगरान आला थी। कितना तजाद था, कितना बड़ा धोखा था, कितना अजियतनाक खेल खेला जा रहा था बंगालियों की तकदीर से, और शातर अपनी चर्फ ज़ुबानी की वजह से मजलूम भी बना बैठा था। दीवानावार भागती हुई वो अपने घर पहुंची थी। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि उसे किसी ने घर में दाखिल होते नहीं देखा, वरना उसकी बज़ाहिर हालत देखकर हर कोई उस पर सवाल की बौछार कर देता। वो इस उम्मीद पर घर आई थी कि शायद अरुण कुमार घर पर मौजूद हो, लेकिन यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा था। रसोई में शायद माता रात का खाना बना रही थी। इस पर अजीब वहशत सितारी थी। जिंदगी इतनी अचानक और तेज चोट कर जाएगी इसने कभी सोचा भी नहीं था। अपनी अजीज तरीन सहेली की खुदकुशी और अपने मताए हयात का मुतल्लक ये इंकिशाफात कि वो पाकिस्तानी जासूस है, इसका दिल फूट फूट कर रोने को चाहता था, लेकिन वो रो नहीं सकती थी। अपनी सहेली के ये अल्फाज अभी तक उसके जहन में धमाका पैदा कर रहे थे। ये लोग उस तक पहुंच जाएंगे और वो बखूबी जानती थी कि तब जीना उसके लिए जहन्नम बना दिया जाएगा। फिर वो क्या करे? उसे जिंदगी में कभी अरुण से अलग रहकर जीने का सोचा ही नहीं था। अब कैसे उससे अलग रह सकेगी? किस तरह मुमकिन होगा उसके लिए अरुण को भूल जाना? नहीं अरुण,
तुम जो कोई भी हो बस मेरे हो, मैं जीते जी तुमसे अलग नहीं रह सकती। मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा कोई मुकम्मल इंसान और मर्द देखा है। इस सोसाइटी में जहाँ हर समत बेड़ियों के गोल औरतों पर झपटने के लिए मंडला रहे हैं, एक तुम ही तो थे जिसे मैंने खोजा था। वो दिल ही दिल में जाने खुद को क्या कुछ कहती रही। अचानक ही फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से खान उससे मुखातिब था। रमा, तुम अगर कुछ कहना चाहती हो तो फौरन कह डालो। खान ने उसको अपनी मौजूदगी बताने से एहतजाज बरता। अरुण कुमार, वक्त कम है, भगवान के लिए मुझ पर विश्वास करो, मैं आज भी सिर्फ तुम्हारी रमा हूँ, तुम्हारी रमा। वो करीबन रो दी। ठीक है, तुम कनात पैलेस की उस बेंच पर आ जाओ जहाँ हम अक्सर बैठा करते हैं, खान ने कहा और फोन बंद कर दिया। उसका दिल गवाही दे रहा था कि रमा उसे धोखा नहीं दे रही। यूं भी सूरत हाल में उसको अगर किसी तरफ से मदद की उम्मीद थी तो वो रमा ही थी। अभी तक उसका राब्ता दोस्तों से नहीं हुआ था, इधर से मौसूल किसी हदायत पर अमल पैरा हो सके। अब तो उसे जो कुछ भी करना था खुद करना था, और इन हालात में उसके पास सिवाय इसके और कोई चारा कार नहीं था कि वो सरहद अबूर करके वतन लौट जाए। फिल वक्त ये जमीन उस पर तंग थी। अगले हिला में एक रक्षा पर वो कनात पैलेस जा रहा था। कनात पैलेस के उस मखसूस बेंच पर उसकी नजरें जमी थी और खुद वो इस रास्ते पर खड़ा था जो उस तरफ आता था। उसने खुद को छुपाए रखने के लिए ऐसी जगह तलाश की थी जहां वो दूर तक इस तरफ आते हुए रमा पर नजर रख सकता था। अपनी आमद के बमुश्किल 4-5 मिनट बाद ही उसने दूर सड़क किनारे एक टैक्सी रुकती देखी जिससे रमा बरामद हुई। वो बड़े नपे तुले और मोहतात कदमों से उस तरफ आ रही थी। खान के नजदीक से गुजरकर वो उसी मखसूस बेंच पर जा बैठी जिस पर वो अक्सर बैठा करते थे। 10 मिनट तक खान अपनी जगह खड़ा उसकी हरकत उसका जायजा लेता रहा। रमा बार बार बेचैनी से अपनी घड़ी की तरफ देख रही थी। 10 मिनट बाद उसने अपना बैग उठाया और इधर उधर टहलने लगी, फिर दोबारा उस बेंच पर बैठ गई। खान ने इस दौरान बखूबी अंदाजा कर लिया था कि ना कोई उसकी निगरानी कर रहा है और ना ही किसी ने उसका ताक्कुब किया था। वो अपनी जगह से बाहर निकला और अचानक ही उसके नजदीक पहुंच गया। अरुण। खान पर नजर पड़ते ही रमा फट पड़ी। वो करीबन भागती हुई उसकी तरफ आई और उससे लिपट गई। खान ने महसूस किया कि उसका सारा जिस्म लरज रहा है। अरुण, दोबारा उसने रिंदे हुए गले से कहा और सिसक पड़ी। ये क्या हो गया अरुण? मेरी मोहब्बत को किसकी नजर खा गई? रमा, पागल मत बनो, इस तरफ कोई भी आ सकता है, आओ कहीं बैठकर बातें करते। इसने रमा की पीठ पर थपकी देकर उसे खुद से अलग कर दिया। एक कदरे वीरान और लोगों की आमदुरफ्त से महफूज गोशा आफियत में बैठे दोनों मसरूफ गुफ्तगू थे। रमा ने सिसकियां लेते हुए उसे अब तक की कहानी सुनाई थी। रजनी की मौत पर खान का दिल भी भर आया। आज जिंदगी में पहली मर्तबा बहुत शिद्दत से इंसानी जज्बात उस पर गालिब आए थे। रजनी की इस तरह बेबसी की मौत ने उसको काट कर रख दिया था। वो जानता था अहमद कमाल बेग ने अपना करीबन सारा सरमाया जर्मनी मुंतकिल कर दिया था और अब वो रजनी से शादी करके वहीं जर्मनी में बसने का प्रोग्राम बना चुका था। अभी अगले ही रोज दोनों बाप बेटा उसे मिले थे। उन्होंने रजनी के लिए मुसलमान औरत के नाम से पासपोर्ट हासिल करने के इंतजामात भी कर लिए थे और वीजा मिलते ही यहाँ से उन्होंने फरार होने का प्रोग्राम बना लिया था। उसे अपने अंजाम की तो फिक्र नहीं थी। ऐसे किसी भी सानिया के लिए वो ज़हनी तौर पर एक लंबे अरसे से तैयारी करता आ रहा था, लेकिन अहमद कमाल बेग के ख्वाब इस तरह अचानक टूट जाएंगे ये सोच ही उसे रुला देने के लिए काफी थी। फिर वो रमा से मुखातिब हुआ। रमा, मैंने कितनी मर्तबा चाहा कि तुम्हें अपनी असलियत बताकर तुम्हारी दुनिया से निकल जाऊं, लेकिन हालात ने मुझे कभी अपनी मर्जी से कुछ करने का मौका ही नहीं दिया। तुमने जो सुना वो सच है। मैं जानता हूँ कि नादास्तगी में तुम्हारे साथ मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया है, बेइंसाफी की है, लेकिन मेरे बस में कुछ नहीं था। रमा, बस औकात वाकई इंसान तकदीर के हाथों में मोम की गुड़िया बनकर रह जाता है। तुमसे मिलकर, तुम्हें पाकर मैं खुद को इंसानियत के किसी बड़े आला दर्जे पर फाइज कोई शख्सियत जानने लगा था। तुमने मेरी जिंदगी इतनी भरपूर कर दी थी कि मुझे कभी मुस्तकबिल की होलनाकियां जानने का वक्त ही न मिला। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि किसी रोज यूं अचानक ये सारे ख्वाब इस तरह रेजा रेजा हो जाएंगे। मैं ये कभी नहीं कहूँगा रमा कि मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ, क्योंकि इंसान जिससे मोहब्बत करे उसके सामने शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया जाता। फिर भी तुम मुझे जो भी सजा सुनाओ उसे पाने के लिए तैयार हूँ, उसने रमा को पुरस्कून देख कर कहा।